में आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, आप लोग अपर प्राइमरी लेवल के ऊपर में जब भूगोल और अर्थशास्त्र को साथ में मिलाकर पढ़ते हो, ये क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना है इस क्वेश्चन की। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। तो उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर में भूगोल और अर्थशास्त्र को जब हम मिलकर पढ़ते हैं तो क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये सारे के सारे एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, समझा दूं एक बार, क्या आप सभी लोग तैयार है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और भूगोल और अर्थशास्त्र तीनों समझा दूं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इतिहास जब आप पढ़ते हो तो आप लोगों को बहुलता या फिर आप कहेंगे यहाँ पर में कि जो प्लूरैलिटी है, मतलब विभिन्नताएं जो है उनके ऊपर में ध्यान देना पड़ता है आपको। चेंज जो हुआ है समय काल के अंदर में, अलग अलग समय में जो चेंज आए हैं उन पर आपको ध्यान देना होता है। तो भारतीय इतिहास पढ़ाते समय जब आप इतिहास पढ़ते हो तो भारतीय इतिहास को बहुलता मतलब कि एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इतिहास के, और जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी अवधारणाओं पर बल देना चाहिए जब भी आप पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन कराऊंगा इसका मैं आपको, डोंट वरी। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जो बच्चे हैं वो डेमोक्रेसी से इंट्रोड्यूस्ड हो, वो गवर्नमेंट के काम करने के तरीके से इंट्रोड्यूस्ड हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इवन जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, कौन से किसके काम होते हैं, इनसे जो है वो इंट्रोड्यूस हो, वो कैसे लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब वो बड़े होंगे एक नागरिक के तौर पर। तो उनकी सारी जिम्मेदारी आपने समझानी है उनको। क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको बताऊंगा मैं कि कैसे इसका आंसर करना है। अब आते हैं हमारे आज वाले क्वेश्चन के ऊपर में, अभी वाले, अभी मतलब आज ये भी कराऊंगा लेकिन अभी वाले क्वेश्चन के ऊपर में, कि जब आप भूगोल और अर्थशास्त्र को मिलाकर पढ़ते हो तो आप जो है फ्रेंड्स क्या करते हो, पर्यावरण, संसाधन और उसके विकास से संबंधित मुद्दों को जो है बच्चों के सामने लेकर आते हो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जब भी भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ पढ़ा जाता है तो उसके अंदर में हम लोग जो है पर्यावरण को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो संसाधन है उसको पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स हम विकास से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको भी पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर में इकोनॉमिक्स के अंदर में, अर्थशास्त्र के अंदर में आप लोगों को कहा जाता है कि लोकल लेवल के ऊपर में किस तरीके से बाजार बन रहे हैं, ठीक है, और बुनकरों को किस तरीके से पैसा मिल रहा है, उनके मेहनत का मेहनताना मिल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। पर्यावरण को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से संसाधन कहाँ कहाँ पर में उपलब्ध है, जैसे एप्लेशियन के अंदर में, उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन के अंदर में कोयले का भंडार है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। साउथ अफ्रीका के वेल्ड के इलाके के अंदर में आपको जोहानसबर्ग के अंदर में सोना मिलेगा। ठीक है, कैपिटल, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग इलाकों में कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, संसाधन, उनका विकास कैसे होगा, ये सारी चीजों के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर में ध्यान दे दीजिए एक बार, कि जब भी हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को साथ में पढ़ते हैं तो हम एक्चुअल में जो स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक, मतलब लोकल से लेकर एकदम ग्लोबल लेवल तक, हम पर्यावरण, संसाधन और उसके विकास से संबंधित मुद्दों पर बात करते हैं। चलिए इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं हम लोग, लोकल से ग्लोबल तक की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर में, कि भाई कैसे डेवलप जो है हम यहाँ पर में जो इन्वायरमेंट है, रिसोर्सेस है और जो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको लोकल से लेकर ग्लोबल तक लेकर जा सकते हैं, उसके पर्सपेक्टिव के ऊपर में हम चर्चा करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप खुद से करें। कितने बच्चे यहाँ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग? जल्दी से बताइए मुझे। जितना ज्यादा आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा उतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा पाऊंगा। देखिए, तो हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को जब साथ में पढ़ते हैं तो हम कई सारे पर्सपेक्टिव्स को डेवलप करते हैं। कौन कौन से दृष्टिकोण को हम डेवलप करते हैं? इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, रिसोर्सेज से रिलेटेड और डेवलपमेंट, डिफरेंट लेवल पे जो डेवलपमेंट होता है उनको हम लोग डेवलप करते हैं जब इनको साथ में पढ़ते हैं। और ये कोई हवा में बात नहीं है, ये जो क्वेश्चन बना है ना आप लोगों का, ठीक है, ये बार बार बना है। जब आपकी ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन बना है आप लोगों का, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आगे में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए तैयार रहिए आप सभी के सभी। ओके, नाउ ये आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स में आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप लोग इसकी टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट भी आप लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, टेस्ट का भी। ठीक है, तो भूगोल और अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो क्या होता है, भारतीय इतिहास में बहुलता का मतलब प्लूरैलिटी का ध्यान रखना होता है, ये याद रखना आप लोगों ने, विभिन्नताओं का, परिवर्तन जो हो रहे हैं उन पर जोर देना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर में लोकतंत्र में कैसे भागीदारी कर सकते हैं बच्चे बड़े होके, स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार क्या होती है, और लोकतंत्र के अंदर में कामकाज कैसे चलता है, ये सारी चीजें अपने बच्चों को सिखानी है। अब देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया कि वायुमंडल, सौरमंडल, भू आकृतीय स्थल मंडल किस विषय के भाग है। भाई देखिए ये एक पेडागोजी के अंदर में ये पूछने की कोशिश की गई कि बेसिकली आप बच्चों को पढ़ा रहे हो
तो आपको थोड़ा बहुत भी एटलीस्ट नॉलेज है या नहीं? तो एकदम बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था। वायुमंडल, सौरमंडल और ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ रही है, कहाँ पढ़े हम लोगों ने? हमने भूगोल के अंदर में पढ़ा है, और हम भूगोल में पढ़ाते हैं इन सारी चीजों को बच्चों को। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ये भी देखिए कि मानचित्र, ग्लोब, भौगोलिक उपकरण, उनके उपयोग करने का कौशल, ये हम लोग जो है फ्रेंड्स ज्योग्राफी में सीखते हैं। हम पर्यावरण और संसाधनों के बारे में सीखते हैं। हम जो है फ्रेंड्स ज्योग्राफी के अंदर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये भी सीखते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल या जो साइंटिफिक एटीट्यूड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए कि ग्लोब हम बता रहे हैं कि गोल है करके दुनिया हमारी, तो भाई साइंटिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे तो कई सारे जगह पे अर्थ को फ्लैट बताया है वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाना है। जब भी हम इसमें है तो हमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ में चलना है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए आपकी। एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका 27 दिसंबर 2021 वाली शिफ्ट में आया क्वेश्चन। जी हाँ, एसएसटी की पेडागोजी की क्वेश्चन है। तो आपसे बोला गया कि प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रत्यय पर सबसे अधिक विचार करेंगे? विषय वस्तु, उद्देश्य की योजना, मूल्यांकन की नियुक्ति का निर्धारण, उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का चयन, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन। तो अगर आप लोगों को मान लीजिए कि डेमोक्रेसी नाम का चैप्टर आपने पढ़ाना है बच्चों को, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना है, तो आप किन चीजों का चयन सबसे पहले करोगे? ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। देखिए, आप जब भी बात कर रहे हो ना यहाँ पर में डेमोक्रेसी की, तो आप सबसे पहले इस चीज के ऊपर में प्लान करोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जो भी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसके आधार पर फिर आपका जो है रिसोर्स बनता है। तो पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 होगा, विषय वस्तु उद्देश्य की योजना बनाना। कि आप जब पढ़ा रहे हो तो उसका आपका मकसद क्या है, क्या चाहते हो आप, बच्चे क्या क्या सीखे, बच्चे को क्या चीज आनी चाहिए जब आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा रहे हो। तो डेमोक्रेसी के बारे में जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई पार्टिसिपेशन क्या होता है। ठीक है, वोट क्या होता है। ठीक है, और कैसे जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे कैसे चुने जाते हैं, वो क्या करते हैं हमारे लिए। ये चीजें बच्चों को आनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यही तो हम डिसाइड करेंगे पहले, उसके बाद में फिर हम रिसोर्स का तय करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्स है जिनको हमें बच्चों को बताना है। ठीक है, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हो, आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके का, जब भी आप पढ़ा रहे होते हो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को उद्देश्य डिसाइड करना होता है। ठीक है, कि आप कक्षा में, ठीक है, क्या जब पढ़ाओगे, ठीक है, तो बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाना है आपने सबसे पहले ना। एक देखिए यहाँ पर मैं सबसे उचित कथन को चुनिए जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हमारे सोशल साइंस की, ठीक है, तो सोशल साइंस का ओवरऑल उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल जो उद्देश्य है, हम एक बेहतर जागरूक नागरिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर में या हमारे समाज के अंदर में। तो ये एक स्टडी है बेसिकली, रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन अ कंटेक्स्ट। ठीक है, लोगों के संबंधों का अध्ययन जो है ये बेसिकली आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का मेन जो है इसका वर्णन है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, बाकी हम लोगों का अध्ययन इसलिए भी कर रहे हैं कि लोग कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों का अध्ययन हम इसीलिए भी कर रहे हैं कि लोग डेमोक्रेसी कैसे बनाएंगे। लोगों का हम अध्ययन इसलिए भी कर रहे हैं कि इकोनॉमिक तौर पर हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। हम लोगों का अध्ययन इसलिए भी कर रहे हैं कि कैसे एक समाज के तौर पर हम लोग विकसित हो सकते हैं। तो यहाँ पर में लोगों के संबंधों का अध्ययन है ये बेसिकली। ठीक है, इंडिविजुअल अचीवमेंट हम लोग इसमें क्यों पढ़ेंगे, इंडिविजुअल अचीवमेंट तो एक किसी व्यक्ति की अचीवमेंट हुई ना, समाज की कहाँ हुई, तो इंडिविजुअल अचीवमेंट कहाँ से हो जाएगा, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिजिकल मैटर का भाई हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस के अंदर में स्पेस एंड क्वांटिटी, ये हम क्या केवल सोशल साइंस में स्पेस एंड क्वांटिटी पढ़ते हैं क्या हम लोग। ठीक है,
ये भी नहीं हमारा। तो हम बेसिकली यहाँ पर में स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल इन अ कंटेक्स्ट, ठीक है, ये आप लोगों का सही आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक बेहतर समाज के लिए जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना, ये एक मेन गोल है हमारे सामाजिक विज्ञान का। एक 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम सिविक्स का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हम लोग सिविक्स का प्रयोग अब? कारण क्या है? सिविक्स जो है एक्चुअली, इसका मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ना ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये देखिए आप लोग इन्फोग्राफिक्स की मदद से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या हुआ, अंग्रेजों के समय में आप लोगों ने कर दी थी बगावत, ठीक है, और आप जो है अंग्रेजों से पूछ रहे थे सवाल। अंग्रेज चाहते थे कि ऐसे नागरिक बने या ऐसे उनके पास में अधिकारी हो जो अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेजी जो शासन है या अनुशासन जो है उसको फॉलो करे। तो अंग्रेजी राज के प्रति निष्ठाहीन जो लोग थे, जो अंग्रेजों के प्रति जिनकी निष्ठा नहीं थी, उनका मुकाबला करने के लिए बेसिकली ये सब्जेक्ट पेश किया गया था। ऐसे लोगों के लिए जो डिसलॉयल थे उनको लॉयल बनाना था, जो लोग डिसलॉयल थे उनको लॉयल बनाने के लिए सिविक्स इस शब्द को डाला गया था या इस को लाया गया था। एक इसकी पाठ्य पुस्तक है द सिटीजन ऑफ इंडिया, ली वार्नर नाम से, ठीक है। इसके अंदर में हम लोगों को ये मिलता है कि हम जो है यहाँ पर में ऐसे नागरिक, सिविक्स जो सब्जेक्ट है उसका आउटकम ये है कि ऐसे नागरिक बने जो ब्रिटिश राज के प्रति लॉयल रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिविक्स शब्द है, नागरिक शास्त्र जो शब्द है, ये ब्रिटिश राज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ब्रिटिश राज से जुड़ा हुआ है। ये कॉलोनियल पास्ट के बारे में बात करता है, ठीक है, ओके, कॉलोनियल पावर के बारे में बात करता है। ये बात करता है हमारे यहाँ पर में कि किस तरीके से हम भारत के लोगों को ब्रिटिश राज के प्रति लॉयल बना सके, निष्ठावान बना सके, जो लोग निष्ठाहीन हैं उनको निष्ठावान बना सके। इसी वजह से फ्रेंड्स एनएफजी जो है उन्होंने यहाँ पर में इसको सजेस्ट किया कि भाई हमको नॉमेनक्लेचर में चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें, सिविक्स की जो जड़ें है वो कहाँ पर में ब्रिटिश राज के अंदर में जुड़ी हुई है। हमें जड़ को ही काट देना है यहाँ से। तो जड़ को कैसे काट सकते हैं हम? सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दो, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है फ्रेंड्स, यहाँ में हमने सिविक्स से नाम पॉलिटिकल साइंस कर दिया। और इसका मेन मकसद क्या है? अब पॉलिटिकल साइंस का मेन मकसद है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने वाले, संविधान को समझने वाले सक्रिय नागरिक बना सके। ऐसे लोग बना सके जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं, ना कि तानाशाही के ऊपर में, संविधान को समझते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, और सक्रिय नागरिक, एक्टिव सिटीजन बनाने हैं। सिविक्स जो है वो पैसिव सिटीजन बनाने की बात करता है, और हम बात कर रहे हैं एक्टिव सिटीजन की। सिविक्स का स्कोप बहुत नैरो है, बहुत ही जो है लिमिटेड स्कोप होता है सिविक्स का। क्यों? क्योंकि वहां पर में केवल लॉयल नागरिक बनाने होते हैं, निष्ठावान नागरिक बनाने होते हैं, जो ब्रिटिश राज के प्रति या सरकार के प्रति लॉयल रहे। बट हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर में पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस क्रिटिकल आउटलुक बनाता है, ठीक है। नागरिक शास्त्र या सिविक्स क्रिटिकल आउटलुक नहीं देता, वो बोलता है कि हमारे मुर्गे की एक टांग है तो वही तुमको माननी है, ठीक है, मेरे मुर्गे की एक टांग। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित नहीं होने देता सिविक्स। पॉलिटिकल साइंस जो है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण या क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने में मदद करता है। सिविक्स जो शब्द है इसकी जड़ें औपनिवेशिक काल की है, कॉलोनियल पीरियड की है सिविक्स शब्द की। जबकि आप, हमने नॉमेनक्लेचर इसलिए बदला है ताकि हम लोग एक सोचने समझने वाले नागरिकों का निर्माण कर सके, ठीक है। सिविक्स जो है केवल सरकार के बारे में बात करता है कि भाई सरकार का क्या मतलब है, ठीक है, सरकार के बारे में कि भाई सरकार का ये मोटो है, सरकार का ये व्यू पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है, और वही चीज जनता के या बच्चों के दिमाग में बात डालता है। जबकि ये पॉलिटिकल साइंस जो है वो बच्चों को सोचने समझने में मदद करता है। ये केवल सरकार को नहीं रिप्रेजेंट करता, केवल सहकारी संस्थाओं को या सरकारी कार्यक्रमों का विवरण नहीं देता, ये बच्चों को सोचने समझने में मदद करता है। कौन? पॉलिटिकल साइंस। चलिए, अब मैं आप लोगों को पूरा समझा दिया, इससे बाहर अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी कि क्यों हमने ये बदला है।
जितने बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊं, ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी के सभी लोग, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि भाई कैसे निकालते हैं जीएमटी और आईएसटी के ऊपर में। ऑलरेडी मैंने सेशन बना दिया है, इस सेशन के बाद में आप सर्च कर लेना जीएमटी बाय दानिश सर या जीएमटी बाय टीचिंग परीक्षा, आपको मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नागरिक शास्त्र ये जो शब्द है सिविक्स, ये कॉलोनियल पास्ट से निकला है, कॉलोनियल उपनिवेशिक काल के समय से निकला है, और अभी इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये उपनिवेशिक काल की ही जो विचारधारा है उसको लेकर चलता है। सिविक्स शब्द, नागरिक शास्त्र केवल एक नागरिक बनाना चाहता है कि भाई नागरिकों के क्या कर्तव्य है, बस वही बताता है। क्रिटिकल आउटलुक डेवलप करता है क्या? नहीं करता। क्रिटिकल आउटलुक डेवलप नहीं करता, बल्कि इसका उल्टा करता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को समाहित होने ही नहीं देता आपके अंदर में। आपको बोलता है कि भाई बस जैसा पढ़ाया बस वैसा ही करो। बस जैसे कई सारे जगह पे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह के ऊपर में आपको केवल आंसर बता दिया जाता है, आगे आपको समझाया नहीं जाता कि क्यों आंसर इसका। मैं आपको सारे आंसर बता रहा हूं कि क्यों इसका ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये केवल गवर्नमेंट के बारे में बताता है, ठीक है, इट ओनली डिस्क्राइब द गवर्नमेंट, नागरिक शास्त्र, इसीलिए इसको बदलना जरूरी है। इसका लिमिटेड स्कोप है, ये आपको ज्यादा अलग अलग विचारधारा या अलग अलग जो समाज है उनके बारे में सोचने की अनुमति नहीं देता। ये लिमिटेड स्कोप वाला सब्जेक्ट है सिविक्स, इसी वजह से हम नागरिक शास्त्र नहीं अब बल्कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी, ठीक है। चलो, और भी इसके ऊपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उचित कथन को चुनिए जो सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक जो जीवन है, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ विषय का वर्णन कर सकता है। क्या ये आपको बोलता है कि डेफिनेशन को रट्टा मारो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये आप लोगों को रट्टाफिकेशन को बढ़ावा देता है? सीख स्मरण मतलब कि बस याद करते जाओ उसके ऊपर में बल देता है? नहीं, ठीक है। ये सही उत्तर पे बल देता है कि क्या करेक्ट आंसर है, बस ये बताओ? नहीं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आज हमारे भारत के अंदर में जब भी हम लोग बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की, तो ये बेसिकली इसमें रियल लाइफ एग्जांपल दिए हुए हैं। मत्स्य तवा मत्स्य संघ के बारे में आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया गया है कि हामिद शेख जो है किस तरीके से वो ट्रेन से गिर गए थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुआवजा देने के लिए कहा पश्चिम बंगाल सरकार को कि भाई स्वास्थ्य का अधिकार एक जीवन का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 21 में आता है। हामिद शेख वाला जो केस हुआ था, ठीक है, पश्चिम बंगाल का केस। उसके अलावा सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला जो केस हुआ था, उसके अंदर में ये कहा था कि साफ पानी और साफ हवा आपका जो है जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर में। तो ये वास्तविक रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है, ये इसका सही आंसर होगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देखिए भी बता दिया। चलिए, ओके। कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हम लोग कर ले जो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए आपके? ये एक्चुअल क्वेश्चन था, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को तथ्य को नहीं करना है, आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से सीखना है। कथाएं और केस स्टडीज के ऊपर में बल दिया है, अनुभव आधारित अभ्यास के ऊपर में बल दिया हुआ है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका ये है कि शिक्षक जो है वो चर्चा को बढ़ावा दे इसके अंदर में, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जब होते हैं तब आप लोग ज्यादा आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो अनुभव जन्य समझ को बढ़ावा देना है एक शिक्षक ने, लोकल गवर्नेंस मॉडल को समझने की कोशिश करनी है। आप जो है यहाँ पर में रोल रोल वाला कर सकते हो कि संसद संसद खेल रहे बच्चे, ठीक है। समझ को सक्षम बनाने वाली चीजें करनी है, ना कि रट्टाफिकेशन वाली। आदर्श और वास्तविक संतुलन करना है आप लोगों ने, मतलब कि आप किताब में तो पढ़ा रहे हो लेकिन एक्चुअल में क्या वो चीज समाज में दिखती है, उसका संतुलन बना के रखना है। नहीं तो क्या होता है पता है आपको, किताब के अंदर में बोला जाता है कि बच्चे भगवान का रूप है, और आपके बच्चे जो है वहां पर में आके आपको जो है परेशान कर रहे हैं। तो आपको उनको उसको उस तरीके से उनको समझाना भी है कि नहीं भाई देखो, ठीक है, नहीं तो बस भगवान है करके, और बच्चे आए तो वहां पर में ओम जय जगदीश, अरे उनका बस चलना चालू कर दिया आप लोगों ने उनका कि बच्चे तो भगवान का रूप थे, और वास्तविक स्थिति से आपने कर ही नहीं रहे क्योंकि भाई बुक में लिखा था। अरे भाई बुक में लिखा है, ठीक है, वास्तविक स्थिति से भी तो करो, ठीक है, खुद का भी तो दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है। बस समझ गए ना, रियल लाइफ एग्जांपल से बस बाल पंचायत वगैरह जो है वो आयोजित की जा सकती है। तो आइडियल वर्सेस रियल जो सिचुएशन होती है उनका बैलेंस बनाना है। कभी भी याद रखना कि आइडियल वर्सेस रियल चीजों का बैलेंस बनना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यचर्या को विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए?
अगर आपको मान लो कि आपको एनसीईआरटी में बिठा दिया जाए और आपको बोला जाए कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक आपको बनानी है, तो आप किन चीजों का ध्यान रखोगे? आप ही को बिठा दिया, मान लो आपका सीटेट क्लियर हो गया, ठीक है, आपके घर पे जो है मोदी जी का लेटर आया कि अरे बाप रे आप तो, ठीक है, एकदम सीटेट आपने क्लियर कर लिया, इतना बड़ा, अब आपको तो हम डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी का चेयरमैन बना रहे हैं, तो आप, और आपको बोला कि एनसीईआरटी का चेयरमैन बना रहे, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की टेक्स्ट बुक आपने लिखनी है या बनानी है, तो क्या आप रखोगे उसमें ध्यान? देखो सबसे पहली बात तो ना, बच्चों को जब आप समझा रहे हो तो भाई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझाइए, ठीक है, कॉन्क्रीट ऐसे एग्जाम्पल्स के जरिए उनको समझाने की कोशिश करिए, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स के जरिए समझाइए जिससे कि वो समझ सके। और लर्निंग थ्रू रिटेंशन बेस्ड फैक्ट्स, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, कॉन्क्रीट वाली चीज जो चीजें हैं वो आप लोगों ने समझानी है उनको, बच्चों को, जो बच्चे आसपास में देखते हैं, ठीक है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।